ओके, तो अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था इम्पेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। अब नेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कशन उन्होंने शुरू किया है रिगार्डिंग फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम यानी इसको उन्होंने सिर्फ, अगर मैं ये देखूँ ना ट्रायंगल ओ ए के, तो ट्रायंगल ओ ए के को इम्पेडेंस ट्रायंगल भी कहते हैं। यस, ऐसा ही नाम यहाँ पे भी दिया है। फिगर है 13.14 पेज नंबर 296। तो ये जो ट्रायंगल होता है ना, कौन सा, ओ ए के, इसको इम्पेडेंस ट्रायंगल कहते हैं। नाउ फ्रॉम दिस इम्पेडेंस ट्रायंगल आई कैन राइट वन इक्वेशन फॉर tan ऑफ phi. Tan phi can be written as opposite AK and adjacent is OA. So AK है क्या, AK is nothing but E and OA is nothing but your ER. आपको दिखाई दे रहा होगा ये इक्वेशन है क्या, यहाँ पे इक्वेशन नंबर उन्होंने दिया नहीं है, बट एनीवे सॉरी थोड़ी गलत हो गया। AK is not E, AK is basically EL माइनस EC डिवाइडेड बाय ER। ऐसा इक्वेशन है पेज नंबर 296 पे। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज EL माइनस EC? EL माइनस EC की जगह पे मैं लिख सकता हूँ I इंटू XL माइनस I इंटू XC डिवाइडेड बाई ER की जगह पे मैं I इंटू R ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे करंट तीनों में से सेम ही जा रहा है। अगर करंट तीनों में से सेम जा रहा है यानी I जो है यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो I यहाँ पे कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिलेगा, आई एम गेटिंग tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे बन जाता है। इवन कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर कि इफ़ XL इज इक्वल टू दिस, XC इज इक्वल टू दिस एंड R इज इक्वल टू दिस, फाइंड आउट द फेज डिफरेंस phi बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस डिस्कशन का। तो tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। अब इस इक्वेशन के बाद उन्होंने तीन केसेस दी है। तो तीन केसेस है। पहली केस है यहाँ पे कि इफ़ XL इज इक्वल टू XC, इफ़ XL इज इक्वल टू XC आ जाएगा तो इन दैट केस tan phi जो है वो क्या आएगा, tan phi विल बी 0 एंड देयरफॉर phi इज इक्वल टू 0। phi 0 यानी इसका मतलब है कि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0 अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। और ये कंडीशन हम फिर से एक बार देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद, कुछ टॉपिक्स के बाद, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो उसमें ये फिर कंडीशन आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। phi इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड केस, इफ XL इज ग्रेटर दैन XC। इफ XL इज ग्रेटर दैन XC तो इसका मतलब है tan phi is greater than 0 that means tan phi is positive। if tan phi is positive इसका मतलब ये है कि वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट, ये इसका मतलब है। थर्ड केस में इफ XL इज लेस देन XC, ये भी कंडीशन हो सकती है। मैंने पहले ही कहा है कि हमने यहाँ पे EL इज ग्रेटर देन EC ऐसा एज्यूम किया है। ये एजम्पशन है बट ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। सो देयर में बी केस लाइक दिस, इफ XL इज लेस देन XC इन दैट केस क्या हो जाएगा, tan phi जो है दैट इज लेस देन 0। इन दिस केस tan phi अगर लेस देन 0 है तो वो ये वाली केस आ जाती है। दैट मीन्स आपका जो एंगल है वो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अब देखो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये वोल्टेज वाली लाइन नीचे जा रही है, वोल्टेज वाली लाइन नीचे है, करंट आगे है। ठीक है, सो वोल्टेज फेजर इज डाउनवर्ड, करंट इज अपवर्ड, दैट मीन्स देयर इज करंट लीडिंग वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज। अब ये दोनों में ना एक ज़रा अच्छे से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। वोल्टेज लीड्स करंट यानी यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि XL इज ग्रेटर देन XC यानी यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट वो डोमिनेट कर रहा है कैपेसिटेंस को। लेकिन यहाँ पे
एक्सएल इज लेस देन एक्सी एंड करंट लीड्स वोल्टेज यानी यहाँ पे कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है दैट इज डोमिनेटिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये यहाँ पे मतलब होता है, क्योंकि हमने देखा था कि इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट, इन केस ऑफ सिंपल कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज। तो यहाँ पे इंडक्टेंस इज डोमिनेटिंग, यहाँ पे कैपेसिटेंस इज डोमिनेटिंग। ये अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में वन एंड ये सेकंड केस एंड थर्ड केस दोनों में उन्होंने बता दिया है कि वोल्टेज लीड्स करंट, ये गलत है। अगर आपकी ये कंडीशन है एक्सएल इज लेस देन एक्सी, तो यहाँ पे करंट लीड्स वोल्टेज ऐसा चाहिए, तो वो करेक्शन आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 296 पे कर लो। ठीक है, आगे उन्होंने फिर इम्पिडेंस ट्रायंगल वापस से एक नाम बता दिया और उसके बाद उन्होंने z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर ये लिख दिया है। ये पहले ही हमने देख लिया, तो इसको अभी मैं कवर नहीं करूँगा, ये पढ़ लो, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता देना, बट ये टॉपिक हो गया है, हमने कवर कर लिया है। सो ये थोड़ा बहुत डिस्कशन बाकी था रिलेटेड टू सीरीज LCR सर्किट। कोई भी अगर डाउट है तो पूछो, आपकी तरफ से डाउट्स ज़रा कम आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे हो आप लोग, बट डाउट्स आर नॉट कमिंग। तो कुछ भी है तो आप डाउट सेशन में बैठा करो और डाउट्स पूछा करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे दैट इज़ पावर इन AC सर्किट। ठीक है, तो अभी हम पावर से शुरू करते हैं। देखो, जैसे हमने रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर सेपरेटली पढ़ा है, वैसे ही हम पावर इन रेजिस्टेंस, पावर इन इंडक्टर, पावर इन कैपेसिटर सेपरेटली पढ़ेंगे। और उसके बाद कंबाइन पावर भी ढूंढ लेंगे, इसकी हमें कंबाइन पावर भी ढूंढ लेनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो हमें पता है कि अगर DC सर्किट है तो DC सर्किट में पावर इज़ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने उस सर्किट में दिया है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट, दैट इज़ योर पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज़ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। ये हुआ DC के। तो DC में बहुत ईजी है, वोल्टेज पता है, करंट अगर आपको पता है, बोथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग सिंपल वोल्ट मीटर एंड एमीटर, तो उसमें आप पावर बहुत इजीली निकाल सकते हो। बट अगर AC सर्किट है तो वहाँ पे हमें पता है कि क्वांटिटीज़ आर नॉट कांस्टेंट, करंट भी साइनोसाइडल है और वोल्टेज भी साइनोसाइडल है। इन दैट केस पावर कैसे निकालेंगे? सो हियर वी हैव टू डील विथ एवरेज पावर। हमें यहाँ पे एवरेज पावर निकालनी पड़ेगी। देखो, इससे पहले भी हमने एवरेज करंट, RMS करंट, एवरेज वोल्टेज, RMS वोल्टेज निकाल लिया है। तो यहाँ पर भी हमें ऑफ कोर्स RMS पावर नहीं निकालनी, बट एवरेज पावर हमें निकालनी है। और एवरेज पावर यानी कौन सी पावर? एवरेज यानी कौन से ड्यूरेशन के लिए? सो 1 साइकिल, पावर कंज्यूम इन 1 साइकिल। ठीक है, सो वो पावर हमें यहाँ पे निकालनी है। और अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का अगर सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने अगर AC सप्लाई कनेक्ट किया, सो रेजिस्टेंस विल नॉट ऐड एनी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। So in that case, if I am writing E is E naught sine of omega t, then as there is no phase difference between current and voltage, so current through the resistance can be given by I naught sine of omega t। ये एक सिंपल रिलेशन यहाँ पे बन जाता है। नाउ पावर मैंने पहले ही बताया कि पावर इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, सो E इंटू आई। बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे एवरेज पावर कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो टाइम डिपेंडेंट है और वो कांस्टेंट नहीं है, दे आर वेरिंग साइनोसाइडली। तो यहाँ पे हमें एवरेज पावर कंसिडर करनी पड़ेगी। सो एवरेज पावर आप देख सकते हो, दे हैव डिराइव्ड ऑन पेज नंबर 297। ठीक है, सो P एवरेज is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे पावर जो है बेसिकली आई कैन से पावर इज फंक्शन ऑफ टाइम, सो P dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, P dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt यानी फ्रॉम 0 टू t, और ये 0 टू t, तो ये t डायरेक्टली उन्होंने ये लिखा नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली t लिखा है, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे सो दैट इज इक्वल t। व्हाट इज दिस कैपिटल T? कैपिटल T स्टैंड्स फॉर पीरियड ऑफ 1 साइकिल। एक साइकिल जो है इस वोल्टेज का वो है पीरियड ऑफ 1 साइकिल, दैट इज कैपिटल T। ठीक है, अब P की जगह मैं E इंटू आई लिख देता हूँ। सो हियर
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, पी की जगह ई इंटू आई डी टी डिवाइडेड बाय टी, इसकी जगह पे मैंने डायरेक्टली टी लिख दिया। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की जगह ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट की जगह आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय टी। दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू टी, तो यहाँ पे 0 टू टी ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी गिव्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय टी। अब ये जो पीक वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट रहती है, तो पीक वैल्यूज़ हम बाहर ले लेंगे ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय टी, एंड वी हैव सिंपली इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इसके बाद जो है ना, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उन्होंने भी डायरेक्टली वैल्यू लिख दी है, तो उन्होंने जो वैल्यू यहाँ पे लिखे है दैट इज़ टी बाई टू, सो ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टी इंटू इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ टी बाई टू। याद रखना वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज़ टी बाई टू। हाँ, ये आपको अगर चाहिए तो यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, इसे सॉल्व करके देखो। सो अब देखो ये t जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और अब हमें क्या मिलेगा, पावर p इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टू। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ e बाय रूट टू एंड आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू। आई कैन राइट दिस एज लाइक दिस, रूट टू इंटू रूट टू ही मिलेगा आपको। बट ऐसा लिखने के पीछे कारण ये है कि मैनी टाइम्स द करंट एंड वोल्टेजेस इन AC सर्किट्स दे आर मेंशन इन RMS, ठीक है। तो इनकी RMS वैल्यू ज़्यादातर प्रोवाइड की जाती है, और इसकी वजह से मैंने ये इस फॉर्म में लिखा है। क्यों? क्योंकि ई नॉट बाय रूट टू गिव्स ई RMS एंड आई नॉट अपॉन रूट टू गिव्स आई RMS। सो दिस इज योर पावर। ये था आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पावर। आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ दिया है, पेज नंबर क्या है ये 297। यस, इक्वेशन है 13.15। सो दिस इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल। ये वाला साइकिल जो है, इस एक साइकिल में इतनी पावर कंज्यूम की जाती है, ये इसका मतलब है। तो देयर इज अ पावर कंजम्पशन इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नाउ विल डिराइव पावर कंजम्पशन बाय, कौन सा है आगे, इंडक्टर। ओके, चलिए अब देखते हैं। अगर पावर की कंसेप्ट क्लियर है तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फॉर पावर कंज्यूम बाय अ प्योर इंडक्टर, मैं प्योर बोल रहा हूँ, प्योर क्यों बोल रहा हूँ मैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। सो पावर कंज्यूम्ड बाय प्योर इंडक्टर, उसके लिए हमारे पास पहले तो वोल्टेज इक्वेशन लिख लेते हैं कि लेट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। सो व्हाट अबाउट इक्वेशन ऑफ करंट, करंट में कैसे एक्सप्रेस करूँ? तो करंट के मामले में ऐसा है कि करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय टू, यानी वोल्टेज करंट से पाई बाय टू एंगल से आगे है, ठीक है। तो इक्वेशन कैसा लिखो? तो इक्वेशन के लिए कुछ नहीं, पीक वैल्यू आई नॉट साइन ऑफ ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है। I इज इक्वल आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। क्यों माइनस? बिकॉज करंट वोल्टेज से पीछे है बाय एंगल पाई बाय टू, इसलिए माइनस रहेगा, ठीक है। बट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है अलाइड एंगल्स की, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय टू इज माइनस कॉस थीटा, ये याद रखना। साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय टू इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया आपका करंट, ठीक है। नाउ एवरेज पावर, तो एवरेज पावर कैन बी रिटन एज, जो अभी पहले थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि एवरेज पावर इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी 0 टू टी डिवाइडेड बाय टी, टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल। तो यहाँ पे 0 टू टी, पी की जगह पे ई इंटू आई डी टी डिवाइडेड बाय टी। इसके बाद सो एवरेज पावर अगेन आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ ई की जगह ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड करंट की जगह पे, अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी डिवाइडेड बाई टी की। अब आगे माइनस ई नॉट
आई नॉट मैं बाहर ले रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी दिस डिवाइडेड बाई टी। याद रखना ए नॉट एंड आई नॉट ये पीक वैल्यूज़ है, पीक वैल्यूज़ तो कांस्टेंट रहती है, यानी हम जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं एसएचएम में या वेव में, तो ये पीक वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो आगे अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनकी जो स्टेप्स है वो ऐसी है, ए नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी डिवाइड बाई टी। अब आगे नेक्स्ट है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला आपको पता होगा। सो माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी साइन ऑफ 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी, सॉरी 2 ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई टी। अब यार बात ऐसी है कि ये इसका जो इंटीग्रेशन है ना, ये आप करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 है। तो फिर इतना क्यों लिखा, इतनी सारी स्टेप्स आपके टेक्स्ट बुक में लिखी है, इसलिए मैंने भी इतनी सारी स्टेप्स लिख दी है। और अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है शो दैट पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर इज 0, तो आपको भी इसी तरह के स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। लास्टली यू विल हैव टू राइट फॉर दिस इक्वेशन के इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स वाई एवरेज पावर is equal to 0, that's why average power is equal to 0। अब ध्यान दो यहाँ पे एवरेज पावर जो है यहाँ पे 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा होता है कि देयर इज कंजम्पशन ऑफ करंट, यानी ये आपका इंडक्टर है, ठीक है, ये आपका एसी सोर्स है। नाउ देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, बट स्टिल एज द पावर कंजम्पशन इज 0, दैट मीन्स ये करंट जो है ना, दिस करंट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, और इसीलिए इस करंट को आइडल करंट कहते हैं। आइडल यानी खाली बैठा हुआ, कोई काम नहीं कर रहा है तो उसे हम आइडल बोल देते हैं, तो ये भी आइडल करंट है, या फिर इसे वैटलेस करंट भी कहते हैं, वैटलेस करंट, क्योंकि पावर इसकी 0 आ रही है, यानी टोटल पावर कंजम्पशन बाय दिस प्योर इंडक्टर इज 0। अब आते हैं वाई प्योर। प्योर का मतलब ऐसा है कि ये वाइंडिंग जो है ये किसकी बनेगी, ये तो वायर की ही बनेगी, किसी मेटल वायर की, और मेटल वायर है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस तो होगा। सो ऐसा इंडक्टर बनाना बहुत ही मुश्किल है जिसका रेजिस्टेंस टोटली 0 है, यानी वहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो रहेगा, और थोड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पे रहेगा तो देयर इज़ अ पावर कंजम्पशन, क्योंकि रेजिस्टेंस का पावर कंजम्पशन हमने देख लिया है। सो ऑफ कोर्स वो पावर कंजम्पशन बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि ये इट इज़ मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वायर, और कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, निग्लिजिबल हम बोल सकते हैं। सो हम ये प्रैक्टिकली भी बोल दें कि पावर कंजम्पशन बाय दिस इंडक्टर इज़ 0, तो भी कोई ख़ास गलत यहाँ पे नहीं होगा। सो ये था पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग इंडक्टर। तो ऐसा पता चला हमें कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और करंट भी अगर उसमें से फ्लो हो रहा है तो भी पावर कंज्यूम्ड बाय द इंडक्टर इज़ 0, और जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं वैटलेस करंट। ये नाम कहीं ना कहीं दिखाई देंगे हमें, अब पता नहीं यहाँ पे है या नहीं, ठीक है, ओके। यहाँ पे लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, वो है आइडियल कंडक्टर, सॉरी आइडियल इंडक्टर। तो आइडियल इंडक्टर का मतलब ये है कि जिसका रेजिस्टेंस जो है ना वो पूरा का पूरा 0 है, प्योर इंडक्टर या फिर आइडियल इंडक्टर जो है ना, इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो 0 है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर है तो वहाँ पे पावर कंजम्पशन ज़रूर होगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो ये था दूसरा डेरिवेशन। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर इज 0। अब नेक्स्ट, हाँ जी, तो आपके पास अभी एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, एसी सप्लाई आपने कैपेसिटर के अक्रॉस आपने कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट है कि करंट कितना रहेगा, तो लेट अस राइट एसी सप्लाई इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर करंट, तो करंट के लिए आपको पता है कि इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, यानी करंट जो है
वोल्टेज से π/2 एंगल से आगे रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। ये आपका इक्वेशन यहाँ पे रहेगा। नाउ अगेन अलाइड एंगल फार्मूला, साइन ऑफ थीटा प्लस π/2, साइन ऑफ थीटा प्लस π/2 इज कॉस थीटा, सो इट इज आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आ गया आपका करंट का इक्वेशन। अब इसके बाद एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बेसिकली इक्वेशन है पी डी टी फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t e इंटू आई डी टी डिवाइडेड बाय टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t e इंटू आई यानी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय टी। अब ई नॉट आई नॉट और ये टी ज़रा साइड में लिख देता हूँ तो मुझे लिखने के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। दिस इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। कुछ समझ में आ रहा है अभी? अब ध्यान दो क्या होने वाला है। फिर से यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँ तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t 0 to t, ये ट्वाइस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? कोई बात नहीं, यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर ली। ये स्टेप ना मैं फिर से लिख देता हूँ। सो ये ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। अब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया इस स्टेप को। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा डबल एंगल फार्मूला, ये सारी की सारी प्रोसीजर है ना, वो हमने इंडक्टर में देख ली थी। बस इंडक्टर में डिफरेंस क्या था? इंडक्टर में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/2 आया था, तो उसकी वजह से ये माइनस कॉस ओमेगा टी आया था। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं और उसी की वजह से फाइनल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है ना वो भी सेम है। दैट इज एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट divided by 2, this is sine of 2 omega t dt from 0 to t and this is equal to 0. Q 0 because integration of sine of 2 omega t dt from 0 to t is equal to 0। ऐसा आप डायरेक्टली लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद टेक्स्ट बुक में भी इसको डिराइव करके नहीं दिया और आपने ये मैथमेटिक्स में कई बार शायद कर लिया होगा, तो आपको ये पता होगा कि इसका आंसर 0 है। यानी यहाँ पर भी हमें क्या पता चलता है कि अगर आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, एक आइडियल कैपेसिटर, तो आइडियल कैपेसिटर में भी जो पावर कंजम्पशन रहेगा वो पावर कंजम्पशन 0 रहेगा। यानी एक ही कैपेसिटर है, एक आइडियल कैपेसिटर है आपके पास इस तरह से, एंड यू आर गिविंग सम AC सप्लाई टू दिस कैपेसिटर, देन पावर कंजम्पशन बाय दिस कैपेसिटर इज 0. Power consumption by this capacitor is 0. Again you are getting weightless current. weightless current क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन है वो 0 है, तो करंट कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, ऐसा इसका मतलब हो रहा है। ठीक है, तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग पावर कंजम्पशन बाय रेजिस्टेंस, पावर कंजम्पशन बाय इंडक्टर, पावर कंजम्पशन बाय कैपेसिटर इंडिविजुअली। अब हम क्या करेंगे? अब हम तीनों को एक साथ एक सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी पावर आ रही है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट द पावर कंजम्पशन बाय इंडक्टर और पावर कंजम्पशन बाय कैपेसिटर इज 0, या फिर और एक क्वेश्चन, डिराइव पावर कंजम्पशन बाय रेजिस्टेंस, दैट इज ERMS इंटू IRMS। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने, यानी अभी के अभी हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं रिगार्डिंग टॉपिक पावर। ओके, तो ये था पूरा डिस्कशन फॉर कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो LCR सर्किट में, ये LCR सर्किट है, सीरीज LCR सर्किट, और अभी हमें यहाँ पे LCR सर्किट की एवरेज पावर निकालनी है। दैट मीन्स एवरेज पावर कंजम्पशन इन अ 1 साइकिल। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले तो जो EMF है ना वो पहले लिख देता हूँ। तो EMF अप्लाइड इज E0 साइन ऑफ ओमेगा टी।
what will be the equation for current? So equation of for current will be I naught sine of omega t plus minus phi, where phi is the phase difference. हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देख लिया था कि करंट में लीड और लैग. क्यों? अगर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, इन दैट केस करंट विल लैग. कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा है तो करंट विल लीड. तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली यहाँ पे करंट लीड करेगा या लैग करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस रख दिया. सो हियर आई एम राइटिंग आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई. ठीक है, अब हमें चाहिए एवरेज पावर. तो पावर के लिए हमें चाहिए E इंटू आई. तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इंस्टंटेनियस पावर. सो इंस्टंटेनियस पावर इज E इंटू आई. So E naught sine of omega t into I naught sine of omega t plus minus phi. अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोडक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे ओमेगा इस टर्म को एक्सपांड करना पड़ेगा. साइन ऑफ a प्लस बी वाली जो आइडेंटिटी है उसे यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट. तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ. सो P याद रखना आई एम नॉट फाइंडिंग एवरेज पावर. एवरेज पावर के लिए मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टी लिखना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे इंस्टंटेनियस पावर फाइंड आउट कर रहा हूँ और जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको फिर इंटीग्रेट करके डिवाइड बाय टी हमें करना पड़ेगा. सो P इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन. अब देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ. साइन ऑफ a प्लस बी, तो साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b. ये सारी स्टेप्स आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिखाई देगी. फर्दर E नॉट आई नॉट, नाउ मल्टीप्लाई बाय दिस साइन. सो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस साइन ओमेगा टी cos omega t sin phi. This is your product. अब यहाँ पे हमें दो सेपरेट टर्म्स मिल रही है. एक ये टर्म और दूसरी ये वाली टर्म हमें यहाँ पे मिल रही है, तो इसको भी इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हो पेज नंबर 298 का डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं. सो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट एवरेज पावर. सो एवरेज पावर कैन बी गिवन बाय integration of p dt from 0 to t divided by t. Integration of p, what is p? E naught I naught, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ठीक है, प्लस माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन फाई. अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे ये जो फाई वाली टर्म है ना, फाई वाली टर्म कौन सी है? यहाँ पे कॉस फाई है, यहाँ पे साइन फाई है. ये टर्म कांस्टेंट है. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन किस पे? हमने देखा था इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सएल, एक्सई एंड आर. वो पैरामीटर्स तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं. अगर हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं, इन दैट केस हमारा ये जो एक्सी, एक्सएल एंड आर ये कांस्टेंट है. अगर ये कांस्टेंट है तो tan फाई विच इज़ इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये हमारा जो एंगल है फाई, ये कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे. पहले तो हमें इंडिविजुअल टर्म्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. उसके लिए अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे. सो ई नॉट आई नॉट और ये टी जो है ना, ये पूरा बाहर आ जाएगा और आगे हम लिख सकते हैं फिर इसको. देखो इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 नाउ अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी. एक मिनट मुझे टाइम देखने तो है कि नहीं, थोड़ा टाइम बचा है. साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ये हो गया, प्लस माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई. हाँ जी, तो ये है आपका इंटीग्रेशन. तो मैं अभी यहाँ पे इस डिस्कशन को रोक रहा हूँ. हालांकि इसके बाद वाला इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये भी हमने देख लिया है और ये वाला भी हमने देख लिया है.
इसका आंसर है t/2 और इसका आंसर आपको याद होगा, अगर मैं cos sin phi को बाहर लेता हूँ तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। एनीवे तो इसके अगले वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो अब तक इस वीडियो के लिए बस इतना ही डिस्कशन रहेगा।